हेलो। आज जिस पाठ या विषय पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ वो है गौड़ी। गौड़ी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है और यह पाठ आईएससी चैप्टर 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चैप्टर है। इस कहानी में गौड़ी जो कि एक पात्र है, तो ये पूरी की पूरी कहानी एक पात्र के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए इसे हम चरित्र प्रधान कहानी कह सकते हैं, जहाँ गौड़ी के चरित्र या गौड़ी से ही संबंधित सारी घटनाएं घटित होती है। तो चलिए देखते हैं हम गौड़ी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी और आईएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। कहानी की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है कि गौड़ी के पिता का नाम बाबू राधा कृष्ण है, जो अपने घर में आए, मतलब अपने घर की सारी समस्याओं को अपने कंधे पर लिए वे जीवन में आगे बढ़े। लेकिन उनके जीवन में अब एक सबसे जटिल और महत्वपूर्ण समस्या यह है कि वो अपनी बेटी के लिए एक सही पात्र नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं उनकी बेटी के लिए जो सही जीवन संगिनी या साथी वो अपनी बेटी के साथ जिसे देखना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहे। गौड़ी की उम्र कितनी है? बस 19 साल की गौड़ी अत्यंत ही सुंदर, कोमल, मृदुभाषिनी, सूझबूझ संपन्न, इस तरह की है गौड़ी। लेकिन इसी गौड़ी के लिए एक पिता जो है चिंतित है। कारण उस पिता के पास आर्थिक रूप से अगर वो पिता सशक्त होता तो शायद उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा दूल्हा मिल जाता। क्यों? अच्छे दूल्हे के लिए जो चाहिए वो है दहेज, और दहेज अर्थात धन संपत्ति, रुपए पैसा, जो कि गौड़ी के पिता राधा कृष्ण जी के पास नहीं है। और इसीलिए वो अंततः विवश होते अपनी बेटी के लिए ऐसा वर तलाशने में जिसकी शादी हो चुकी हो या जिसकी शादी हो चुकी हो, पत्नी मर गई हो, बच्चे हैं, इसी तरह का। क्यों? क्योंकि धन संपत्ति, रुपया पैसा ये ना होने के कारण एक 19 साल की गौड़ी को एक अच्छा दूल्हा मिलना उस समय संभव नहीं था। इसीलिए अंततः वो विवश होते हैं अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा वो देखकर भी आते हैं, और सीताराम जी है वो दूल्हा। लेकिन सीताराम जी जो है वो गौड़ी से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, 35-36 साल के हैं। वो सिर्फ 35-36 साल ही नहीं, उम्र ही नहीं, बल्कि पत्नी मर चुकी है, वो विधुर है। ठीक है, तो अपने बेटी के लिए अंततः एक विवश पिता को एक दूजा वर ढूंढना या तलाशना पड़ता है। कारण क्या है? वही आर्थिक तंगी। आर्थिक रूप से वे सशक्त न होने के कारण अपनी बेटी के लिए वो दूल्हा तलाशने में सक्षम नहीं है। अंततः वो सीताराम जी, इस व्यक्ति का नाम सीताराम जी नामक एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है, जो शादी करना चाहते हैं पत्नी के मरने के उपरांत इस उम्र में, और साथ ही उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या ये अपने जीवन को फिर से खुशी से भरने के लिए शादी करना चाहते? नहीं। यहाँ जिस तरह गौड़ी के चरित्र को दिखाया गया है शुरू से ही, जब अपने पिता को वो चिंतित देखती है तो वो सोचती है कि क्या मैं अपने पिता पर इतनी भारी हूँ? हो ही सकता है एक लड़की के मन में यही भावना कि पिता इतना चिंतित है, माँ इतनी चिंतित है। कारण क्या है? वर वो उन्हें नहीं मिल रहा है अपनी बेटी के लिए, और इन्हीं चिंताएं उन्हें हर रोज़ सता रही है और वे अपनी चिंता में डूबे हुए हैं। और बेटी जो है अपने पिता और माँ को चिंतित देखकर वो दुखी है, मानो वो कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन मन ही मन, अंदर ही अंदर वो घुटती चली जा रही है। और उसे अब लगने लगा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो उनके लिए, अगर वे उनके लिए, मतलब गौड़ी के लिए वे जैसा भी वर तलाशेंगे वो उसी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्यों? इससे आखिर में अंततः उसके पिता के सिर से ये बोझ तो टलेगा। तो ये है गौड़ी जो अपने माता पिता के लिए चिंतित है, एक सांसारिक युवती है, सुंदर है, सूझबूझ संपन्न है, और साथ ही उसके अंदर भावुकता है। और अब जिस वर को वो तलाशते हैं वो है सीताराम जी। 35-36 साल की उम्र है और साथ ही 2 बच्चे भी है।
तो बच्चों को संभालने के लिए उन्हें शादी करनी है। और जब सीताराम जी को गौरी को देखने के लिए बुलाया जाता तो सबसे पहले वो यही कहते कि लड़की देखने की क्या ज़रूरत है। तब राधा कृष्ण जी कहते कि नहीं नहीं, हमारे घर के स्त्रियां भी अर्थात गौरी या उसकी माँ वो भी आपसे मिलना चाहेंगी। अर्थात यहाँ इस बात से सीताराम जी जब कहते कि क्यों लड़की देखना क्यों इतना आवश्यक है, इससे उस इंसान के बारे में हमें कुछ पता चलता है कि उस इंसान के अंदर कहीं पे कुछ अच्छाई है, मानवता है, वो स्त्रियों को सम्मान देना जानते हैं। तो उस इंसान को बुलाया जाता है घर में, उनके दोनों बच्चों को लिए हुए वे आते हैं सीताराम जी उनके घर। किसके घर? गौरी के घर, गौरी से मिलने के लिए। गौरी से मिलने के लिए जब वो आते हैं तो गौरी उन बच्चों को देखकर वो उसके प्रति जो है अपनी भावनाओं को वो अभिव्यक्त करने लगती है। अर्थात कहीं पर ये बच्चे गौरी से इतना घुल मिल जाते हैं कि गौरी को ही वो अपना माँ समझ बैठते हैं। इस प्रकार ये दोनों बच्चे एकाएक गौरी को देखकर मतलब उन्हें लगने लगता है कि उन दोनों बच्चों को जैसे मानो यही उनकी माँ है। और वो आकर कहने लगते हैं कि क्योंकि उनको दिलासा दिया गया था, उनको बताया गया था कि आपके लिए हम माँ लाने जा रहे हैं। तो और गौरी की प्रतिमूर्ति, उसके अंदर की ममता मानो वो दोनों बच्चों को देखते ही उन दोनों पर वो उसकी अभिव्यक्ति करती है। और तुरंत वे बच्चे गौरी और उसकी माँ से, सिर्फ गौरी से नहीं, गौरी की माँ से भी वे दोनों बच्चे इतना घुल मिल जाते कि गौरी का उन बच्चों के प्रति सिर्फ आकर्षण नहीं होता है, बल्कि वो गौरी की माँ भी उन बच्चों से जैसे पूरी तरह से घुल मिल जाती है और उन बच्चों के प्रति जैसे उनके मन में भी एक जगह बन जाती। चलिए, ये तो हुई मुलाकात। बच्चे जाना नहीं चाहते, लेकिन बच्चों को लेकर सीताराम जी चले जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि बाद में बता दिया जाएगा कि आखिर में उन्होंने मतलब इस रिश्ते के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। लेकिन जो परिस्थिति वहाँ उत्पन्न होता है, गौरी के परिवार और सीताराम जी का, उनका आपस में मेल झोल, आपस में उनका एक तरह से अत्यंत आंतरिक भावना, आंतरिक रूप से दोनों का एक दूसरे के संपर्क में आना, कहीं पर सीताराम जी को जैसे आशा की किरणें नजर आ रही थी। लेकिन अभी भी मतलब इतना अच्छा व्यक्ति होते हुए भी कहीं पर दूजावर, पत्नी मर चुकी है, 2 बच्चे हैं, इसीलिए अंततः वो लोग क्या करते, इस रिश्ते को ठुकरा देते हैं, इस रिश्ते को नकार देते हैं, ये कहकर कि उन दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो रिश्ता सीताराम जी के साथ रिश्ता ना बन पाना, कारण क्या है? उसी बीच राधा कृष्ण जी कैसे परिवार के संपर्क में आते हैं, जिसके पुत्र जो है वो नायब तहसीलदार थे, उम्र जो है लगभग बहुत ही कम 24-25 साल, सुंदर, जवान, कमाऊं और अच्छे औहदे पर काम वो करता था, नायब तहसीलदार था। अर्थात उस वक्त अंग्रेज़ों का ज़माना था, उनका शासन था, तो उन्हीं के अधीन वो काम करते थे। लेकिन एक लड़की क्या चाहती है वो, कि उसे अच्छा परिवार मिले, उसका पति अच्छा हो, सब कुछ इस लड़के में था, दहेज भी उन्हें नहीं उतना चाहिए था। लेकिन गौरी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। कहीं पर सीताराम जी के बच्चों ने मानो गौरी के मन में, उसके दिल में जैसे वो लोग घर कर चुके थे। इसीलिए गौरी अब चाहती थी कि किसी भी तरह जो है वो उन बच्चों से फिर से मिले और वो बच्चे जो है फिर से उसके पास आए। तो गौरी के मन की ये जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकती। कारण क्या है उसके पीछे? क्यों? उसके पिता माता जो चाहते थे अंततः उन्हें वही मिला है। लेकिन गौरी के मन में जो निहित इच्छा है, जो उसके मन के अंदर, मन की गहराई में है, वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस समय लड़कियां जो है अपने मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी आन पड़ती है कि नायब तहसीलदार के पिता की मृत्यु हो जाती है। और हम जानते हैं हमारी भारतीय परंपरा में मृत्यु, शोक, ये सब
कुछ भी हो तो कोई भी अच्छा शुभ कार्य जो है वो एक साल भर के लिए टाल दिया जाता है। वही होता है, शादी टाल दिया जाता है। इसी बीच अचानक अखबारों में यह मतलब अखबारों में समाचार निकलता है कि ये सत्याग्रह आंदोलन चारों ओर फैल गया है और तुरंत जो है गौड़ी को पता चल जाता है या अखबार के ज़रिए उसे ये पता चल जाता है कि सीताराम जी वो सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उन्हें पकड़ा गया है, क्योंकि सीताराम जी कांग्रेस के दफ्तर में काम करते थे। अर्थात एक तरह से वो स्वतंत्र संग्रामी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसीलिए उस वक्त एक देशभक्त थे वो, और इसीलिए क्या होता, जब देश भर में सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उसी में वो भी हिस्सा लेते और गिरफ्तारियां शुरू होती और सीताराम जी को भी जेल भेज दिया जाता है। और गौरी जब समाचार पत्र के माध्यम से इन बातों को वो सुनती है, उसे पता चलता है, तो वो तुरंत उसके हृदय में उन बच्चों के लिए एक अलग ही मतलब चिंता पैदा हो जाती कि अब उन बच्चों का क्या हो रहा होगा। माँ नहीं है, एक कहारिन और एक बूढ़ी बुआ। एक पहली बार जब सीताराम जी जेल गए थे तो बूढ़ी बुआ, और अब कहारिन अर्थात नौकरानी के पास। अब यही लड़की जो चुपचाप शांत स्वभाव की थी, कभी मुंह से एक शब्द तक नहीं कहती थी, अचानक अपनी माँ से कहकर कि वो कानपुर चली जा रही है, अपने पिता को बिना बताए वो कानपुर चली जाती। कानपुर, ध्यान में रखो। माँ ने समझाया, परंतु माँ भी जानती थी कि गौड़ी अत्यंत वो बहुत ही हठी थी और दृढ़ निश्चय वाली। दृढ़ मतलब जो अपनी बातों में, अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहे। और उसी शाम वो अपने नौकर के साथ गौरी कानपुर चली जाती है। जाकर वो ठीक सीताराम जी के घर पहुंचती है। साल भर तक वो उन बच्चों का देख रेख करने लगती है। साल भर क्यों? साल भर तक सीताराम जी जेल में थे। ठीक है, तो सोचो, निस्वार्थ त्याग। एक माँ के मन में जो ममता होती है, एक बिन ब्याही लड़की, कम उम्र की लड़की, वो अपने मन में इन बच्चों के प्रति, इसका मतलब इन बच्चों के प्रति जो भावना जिसकी अभिव्यक्ति कर रही है, सिर्फ बच्चों के प्रति अपनी ममता को नहीं दर्शा रही है, कहीं पर इस देश के प्रति मर मिटने वालों के प्रति भी उसके मन में वही श्रद्धा, वही भक्ति है। तो सीताराम जी को वो नायब तहसीलदार से ऊपर क्यों रखती है? क्यों? वो भी बीए पास, सीताराम जी भी बीए पास, लेकिन सीताराम जी देश के लिए मर मिटने को तैयार है, देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नायब तहसीलदार अंग्रेजों के अधीन काम करते हैं। तो यहाँ गौड़ी जो है, गौड़ी के माध्यम से हमें उसकी देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भावना, इन भावनाओं को भी हम तक लेखिका पहुँचाना चाहती है। साल भर बाद सीताराम जी जेल से छूटते हैं। मन में चिंता, सब कुछ अपने बच्चों के लिए रास्ते भर में कुछ जलेबियाँ खरीदते कि घर पहुंचकर वो अपने बच्चों को देंगे। घर पहुंचते ही, दरवाज़ा खुलते ही वो आश्चर्यचकित हो जाते। कारण क्या है? दरवाज़ा खोलने वाली जो है वो कौन है? गौरी। और गौरी उन्हें देखते ही उनके चरणों में अपना हाथ लगाकर उनके चरण को स्पर्श करती है और आशीष लेती है, धूल को सिर से लगाती है। इसका मतलब निस्वार्थ त्याग। उस समय, उस ज़माने में जहाँ लड़की 19 साल की हो गई, मतलब उसके लिए अच्छा दूल्हा मिलना भी संभव नहीं है, वहाँ एक लड़की अपना सर्वस्व त्याग कर एक बच्चों के लिए वो आ जाती है। अर्थात सीताराम जी जो देश के लिए लड़ रहे थे, मानो गौड़ी भी उनका साथ इस तरह देती है। और इस प्रकार दोनों मिलकर जो है अलग अलग रूप में अपने अपने संग्राम को वो क्या कर रहे थे? झेल रहे थे। यहाँ गौड़ी उन बच्चों को संभाल लेती है और वहाँ सीताराम जी देश की लड़ाई में कूद पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें निरंतर जेल जाना पड़ता। तो इस कहानी में हम लोग क्या देख रहे हैं? मुख्य पात्र गौड़ी, चरित्र प्रधान कहानी, और किस प्रकार उसके निस्वार्थ त्याग, ममता, उसकी अच्छाई
कर्तव्य परायणता, इन भावनाओं को इस कहानी में लेखिका ने अत्यंत ही सजीव और सरल रूप में दर्शाया है। अर्थात ये एक संदेश है हमारे लिए कि हमें भी अपने देश के लिए सोचना है। गौरी जैसी लड़की उस समय जब समाज का ढांचा ही कुछ अलग था, अगर वो इस तरह का निर्णय ले सकती है, इस तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच सकती है, तो हम क्यों नहीं। इसलिए हम अलग अलग तरीके से इस देश के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी।